नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत तंत्र। आज हम अपनी इस एपिसोड में बात करेंगे इस्लामिक कट्टरवाद के बारे में और इसके क्या परिणाम होंगे उसके बारे में। साथ ही यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे इस्लामिक कट्टरवाद से भारत को कितना खतरा है। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं जितेंद्र ओझा जी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। धन्यवाद प्रवीण जी। सर, मेरा पहला सवाल भी यही है कि ये जो इस्लामिक कट्टरवाद कहें या एक प्रकार से आतंकवाद कहें, क्या आपको क्या लगता है कि इससे भारत को कितना खतरा है? देखिए, इससे भारत को सबसे अधिक खतरा है। आज देखें तो सभ्यता के रूप में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो वर्तमान भारत है जिसने इस्लामिक कट्टरवाद का मुकाबला भी किया, उसको थोड़ा शिकस्त भी दिया और उसको अपने आप में आत्मसात करने की कोशिश किया। लेकिन साथ में ही जब आज़ाद भारत का विभाजन हो गया और देखा जाए तो करीब 1.5 करोड़ से अधिक भारतवासी जो है वर्तमान पाकिस्तान से, जो भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ से निर्वासित हुए और वहाँ से जो है गैर मुस्लिमों को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया। करीब करीब वही स्थिति जो है पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश है उससे भी हुआ। तो ये खतरा बहुत ये है, और सवाल ये नहीं है कि ये नस्लवाद का आसान सा कोई खतरा है। एक अजीब तरीके से इस्लाम, जिस दिशा में इस्लाम को ले जाया गया है या जिस दिशा में इस्लाम की आइडेंटिटी का अपहरण कर लिया गया है, और अपहरण करने के बाद जो है वो सब जगह युद्ध किया जा रहा है इस्लाम के नाम पे। तो बांग्लादेश का हाल का कुछ उदाहरण बहुत अच्छा रहा कि वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री ने इस्लामिक कट्टरवाद को बहुत ही टैक्टफुली डील करने की कोशिश की। लेकिन भारत के संदर्भ में देखिए कि एक अच्छी बात यह है कि हमारे अधिक से अधिक मुसलमान जो है उतने कट्टरवादी नहीं है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि आइडेंटिटी ऐसी चीज़ है कि आइडेंटिटी पे बहुत से लोग इमोशनल हो जाते हैं, और इस्लाम के नाम पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, ये दोनों चलते हैं। कि टेररिज्म होता है क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को चलाना होता है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक अच्छा हवा देने के लिए टेररिज्म का इस्तेमाल किया जाता है कि उसको रिलीजियस जिहाद बना दिया जाता है। तो इस्लाम का बहुत दुरुपयोग हुआ है इतिहास में कई सैकड़ों सालों में। और भारत चूंकि एक सहनशील देश हम अपने आप को कहते हैं, हम कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, और ये छुप के जो है आप कहें कि कट्टरवाद के नाम पे जो है आतंकवाद भी चलाया जा सकता है, अपराधवाद भी चलाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। तो इसका परिणाम जो है बहुत ही घातक हो सकता है। हमने एक सभ्यता के रूप में बहुत बड़ी कीमत अदा की है, लेकिन हम इसे ठीक से खत्म नहीं कर पाए हैं। तो अगर हम इस्लामिक कट्टरवाद को जड़ से खत्म नहीं करते हैं तो भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए हम देखें कि खतरा बना हुआ है और बढ़ता ही जाएगा इस्लामिक कट्टरवाद से। सर, सिर्फ इस्लामिक कट्टरवाद ही नहीं है या आतंकवाद ही नहीं, बल्कि धर्म परिवर्तन का भी मामला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, एक तो उसको आप कैसे देखते हैं, और दूसरा अन्य राज्यों में भी जिस तरह से धर्म परिवर्तन को लेकर एक खास किस्म के संगठित गिरोह के द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उसको लेकर के आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, छोटी सी कहानी, कि दक्षिण अमेरिका में कुछ गिरोह थे जो पहले पशुओं की चोरी किया करते थे। ये इस्लाम वगैरह के आने के पहले की बात है। जब वो पशुओं की चोरी करते थे तो चोर कहलाते थे। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए कि अच्छे लोगों को रिक्रूट किया जाए और अच्छे से पशुओं की चोरी किया जाए और चोरी करके उसका व्यापार किया जाए। तब इन्होंने इसे एक रिलीजियस एंगल दे दिया कि आप धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे जो है ये काम कर रहे हैं। तो यही हाल है कि जो दक्षिण एशिया के और जो ग्रासलैंड के या जो बड़ी सारी नोमैडिक ट्राइब है, उन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, और उनका काम था लूटना, मारना, डकैती करना और हत्या करना, बलात्कार करना, महिलाओं का अपहरण करना, हर तरह के ये जो अमानवीय कृत्य किया करते थे। क्योंकि उन्होंने इस्लाम लाया और इस्लाम के नाम पे उन्होंने अब इसको जस्टिफाई करना शुरू कर दिया कि ये एक जिहाद है, आप जो भी गैर मुसलमान है उसको मार दीजिए, और जो मुसलमानों में भी जो सही तरीके से नहीं चलता उसको भी मार दीजिए, उसका भी घर लूट लीजिए, उसकी हत्या कर दीजिए, उसके महिलाओं का अपहरण कर लीजिए, उनका बलात्कार कीजिए। ये सब जिहाद के नाम पे चलने लगा। तो ये जो है एक इंसान के जो घिनौना रूप है, उस घिनौने रूप को जो है इस्लाम, खैर मैं नहीं कहता कि सारी गलती इस्लाम है, इस्लाम के रूप में चलाना शुरू किया गया। लेकिन उसके बावजूद चुनौती यह है कि इस्लाम ने ईमानदारी भी सिखाई, ये पैगंबर मोहम्मद ने बिल्कुल नहीं कहा, उनके पूरे शिक्षा के खिलाफ है। खैर ये सब चलता रहा है। तो जितने आपराधिक तत्व हैं इस देश में, आप देखें कि किसी समय 25 में से 22 जो है गैंगस्टर मुसलमान हुआ करते थे। ये नहीं कि इस्लाम ये है, बल्कि हाँ, इस्लाम के नाम पे ये सब अपराध करने का एक लंबा रिवाज रहा है, एक लंबी परंपरा रही है। लेकिन बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े
चिंतक, बहुत अच्छे देशभक्त सिपाही, जनरल, ये सभी मुसलमान हैं, उनकी तादाद कम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो धर्म परिवर्तन और ये सब जो काम हो रहा है वो अच्छे लोग कभी नहीं कर पाते, क्योंकि इनका मकसद है कि अपराध करना है, और अपराध करना है तो कुछ लोगों को अपना कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके उनको इस्तेमाल करना है कि उनको कभी ह्यूमन बम बना के भेज दीजिए, कभी कुछ बना के भेज दीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए, वो गलती उनकी है, वो अपराधी हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज़ाद भारत में, एक आज़ाद देश को ऐसे अपराध को खत्म करने के लिए एक नया तरीका इख्तियार करने की जरूरत है। हमें उनसे 5 कदम आगे हटके ऐसे मौके को आने ही नहीं देना चाहिए, और ऐसे ये लोग कर रहे हैं तो उसको खत्म करना चाहिए। ये अचानक तो हुआ नहीं होगा, ये नेटवर्क या ऐसी सोच वाले लोग काफी दिनों से पनप रहे हैं, तो इसको जो है इसकी तरफ, इसको खत्म करने की तरफ कोई बहुत ज्यादा पहल हुई नहीं, और ये तो काफी सालों से चलती आ रही है। देखिए कि यहाँ पे इस्लामिक कट्टरवाद का और ये कन्वर्जन का पुराना ये है। पहले तो 90% 99% लोग यहाँ पे सारे, चाहे पूरे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो है परिश्रम करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, और कुछ लोग यही करते हैं कि दूसरे के किए हुए परिश्रम से, दूसरे के मेहनत से उपजाए हुए चीजों को वो उस पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। ये नहीं कि डकैती करके लूट के खा ले, बिजनेस को लूट लें, इसको लूट लें, क्राइम के जरिए उनको कोर्शन करें, एक्सटॉर्शन करें, बेटिंग करें, आपको पता ही है, नकली नोट छाप के बेचे, तो ये सब कर रहे हैं। तो ऐसे अपराधों को कवर करने के लिए उनको ये रिलीजियस काम करना पड़ता है, उनको इन लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है। 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। तो ऐसे वाकयात जो होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे गिरोह जो है इस धरती पे पनप रहे हैं, उनके कोई ना कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर होंगे, वो पनपे हुए गिरोह ये काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि इसको जो है धर्म से जोड़ने की बजाय इसे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की माइनर नहीं मेजर प्रॉब्लम समझ के ऐसे गिरोहों का एकदम खत्म करने की जरूरत है। अगर ये नहीं होता है तो ये मानवीय रूप से भी और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक ये संदेश देता है ऐसे घटनाओं का होना। सर, तो ये सिर्फ इस्लाम में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है वो संगठित रूप से ही क्यों हो रहा है? बाकी और भी रिलीजन में धर्म परिवर्तन का है, वो भी करवा रहे हैं, लेकिन ये एक संगठित रूप से कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसी बात नहीं, ऐसा क्या है इन लोगों की? 2 वजह है। ऐसी बात नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी धर्म परिवर्तन होता है, और उसमें बहुत सारे लोग जो है वहां पे उनको भी गुरूर है कि वो सबसे सुपीरियर नस्ल है, तो पैसे वैसे कमाते हैं, और पैसे कमाने का मेहनत से नहीं कमाते हैं, उनका भी पैसे कमाने का बहुत बड़ा, ये तो आप देखिए कि दुनिया भर को लूट के ही, पायरेसी से ही उनका काफी हद तक संपन्नता आई। कुछ और तरीके से भी पैसे कमाते हैं, तो वो भी चर्च को पैसे देते हैं कि दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैलाओ। इस्लाम का भारत के कॉन्टेक्स्ट में एक अलग यह है, इस्लाम में जो परिवर्तन होता है, ये लोग जो कर रहे हैं। देखिए, मेन स्ट्रीम मुसलमान जो है, एलीट मुसलमान जो है हिंदुस्तान के, वो भारत की पुरानी परंपराओं को, भारत के इसको और हिंदू सिंबल्स को भी उसका सम्मान करते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, लेकिन ये तबका जो करवा रहा है, ये तो एक संगठित डकैतों का, चोरों का, बेईमानों का, अपराधियों का गिरोह है। अब उसको चाहिए आदमी रिक्रूट करने के लिए, अपराध करने के लिए आदमी, तो अपने कम्युनिटी में ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और ब्रेन वॉश करके उसको, उनमें से कुछ लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। इनको न तो इस्लाम से लेना देना है, न इंसानियत से लेना देना है, और चूंकि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं। हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को लगे कि जो कन्वर्जन का काम है वो रिलीजियस काम है, वो रिलीजियस काम कर रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। ये एक संगठित आपराधिक तत्वों से, आपराधिक स्रोतों से इनकी आय होती है, और उस वजह से ये एक अपराध में इन्वेस्टमेंट है, देखा जाए, क्योंकि वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और जिन लोगों को रिक्रूट करेंगे उनसे फिर वो अपराध करवाएंगे। तो इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इसको जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर रहे हैं। लेकिन आइडेंटिटी एक ऐसी चीज है कि उसमें सारे लोग चुप हो जाते हैं। हम सभी को अपनी आइडेंटिटी प्यारी है, तो हो सकता है कि जो मुसलमान इससे अपराध में शामिल नहीं हो, जिनमें ऐसी आपराधिक मानसिकता नहीं हो, उनके मन में भी इनके प्रति सद्भावना होगी कि नहीं, ये होना चाहिए, हमारा मजहब बहुत अच्छा है। तो ये इस्लाम को के नाम पे जो डकैती, हत्या, लूट, गारद ये जब हुआ है, तो उस हत्या और लूट गारद को जैसे जस्टिफाई करने के लिए, मैंने कहा ना कि एक कैटल चोरों ने भी अपने आप को रिलीजियस डिवाइन सैंक्शन का इस्तेमाल किया, तो ये लोग भी अपने सारे आपराधिक चीजों को छुपाने के लिए रिलीजन का सहारा लेते हैं, और बहुत लोगों को लगता है कि नहीं ये ठीक है। तो ये जो है 100% एक आपराधिक गतिविधि है, एक सड़ी हुई मानसिकता की गतिविधि है, और ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं, पूरी मानवता के खिलाफ ये माना जाना चाहिए। क्योंकि मूल में, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा, मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूं, दुनिया उनको कुछ भी क्यों ना कहे, मूल में सारे धर्मों के भीतर के जो मूल सिद्धांत हैं सारे मानवता पे बने हुए हैं, और सब लोगों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। लेकिन इस्लाम का अपहरण बहुत साल पहले हो चुका है, पैगंबर मोहम्मद के जन्म के तुरंत बाद हो चुका है, और इसका उपयोग ही होता आया है
शताब्दियों तक अधिकतर मैं कहता हूं राजनीतिक पॉलिटिकल इस्लाम का उपयोग होता है दूसरे लोगों को दबाने का, कुचलने का, हत्या करने का, लूटने का, और ये उसी मानसिकता का जो है परिचायक है कि संगठित रूप से ये किए जा रहे हैं धर्म परिवर्तन या ऑर्गेनाइज क्राइम या जो भी आप कहें। तो सर, अगर इस्लाम के नाम पर ये सब नहीं होना चाहिए तो फिर पाकिस्तान क्यों मुसलमानों को बरगलाने में कामयाब हो जा रहा है, और खास करके आतंकवाद को मतलब बढ़ावा देने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, और खास भारत में खास करके अगर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से उसका कनेक्शन रहता है। तो एक तरफ इस्लाम का वो रूप और दूसरी तरफ इस्लाम के नाम पर जो मुसलमानों को बरगलाने का काम किया जा रहा था, आखिर क्यों ये मुसलमान बरगला जाते हैं? देखिए, पहली बात तो हमने कहा कि लोगों को अपनी आइडेंटिटी बहुत प्रिय होती है। हम सभी अपनी आइडेंटिटी को बहुत अच्छा मानते हैं, और क्योंकि इस्लाम के नाम पे एक लंबी परंपरा रही है कि इस्लाम ही सब कुछ है, बाद बाकी लोग हैं ही नहीं। हमेशा से डकैतों ने, चोरों ने, हत्यारों ने उसका इस्तेमाल किया है। तो एक ये रहा है कि इसकी एक लंबी परंपरा है खून खराबे की, लोगों को हत्या करने की। दूसरी बात जो है, किसी चीज को बनाना प्रवीण जी बहुत मुश्किल है, और उसको विध्वंस करना, लूटना बहुत आसान है। लोग मेहनत करके, किसान जो है पहले अपने खेत में फसल बनाए, 12 महीने काम किए, ठंड बरसात सब में मेहनत किया, और जब फसल बना लिए तो कुछ लोग आए और आके उनका लूट के लेके चले गए। तो लूटना बहुत आसान है। तो पाकिस्तान में मैं मानता हूं कि हमेशा से सरकार नहीं, एक गिरोह काम करता है। वो गिरोह कभी अंग्रेजों के जूते उठा के डांस करता है, तो कभी चीन का चप्पल उठा के नृत्य करता है। उसका काम ही है मक्कारी, धोखेबाजी, बेईमानी, और वो जनता को बरगलाने का काम करता है। लेकिन हम उनको दोष नहीं दे सकते। सिर्फ हम एक बड़ी सभ्यता है, हमसे पहले गलती हुई कि जो लोग, जो नोमैडिक रेसेस, जो लोग ये इस्लाम के नाम पे आतंकवाद कर रहे थे, हमें जाके उनको समझाना चाहिए था। गलती हमारे देश में भी है। आप देखिए, हिंदू ये में धर्म में कर्मकांड और ये करके कितना ढोंग ढकोसला, झूठ बोलने का और ये सब काम जो इन लोगों ने शुरू किया, तो इन लोगों ने उसका नुकसान किया। फिर दूसरी जगह से बहादुर, हमारे यहाँ भी बहुत बहादुर और ईमानदार कौमें हैं हमारे यहाँ, और वहाँ के उन लोग लड़ाई करते हैं। लेकिन कुछ कमी हम में है कि ये जो पाकिस्तान से चलने वाला युद्ध है, उस युद्ध को हमें सही तरीके से लड़के खत्म करने की जरूरत है। लेकिन हुआ नहीं। अधिकतर यहाँ लोगों को लगता है कि नहीं, पहले रहता रहा ना कि चलो ये इस्लामिक कट्टरवाद है, इसका इस्तेमाल कर लो राजनीतिक फायदे के लिए, किसी और फायदे के लिए। लोगों में वो विजन नहीं रही, वंशवाद के जरिए कहें या किसी चीजों के जरिए कहें, लोग अपने नैरो इंटरेस्ट से ऊपर सोच नहीं पाते हैं। आपके चैनल पे भी हमने कहा। तो देखिए, वो कामयाब हो जा रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को उनको बनाना नहीं है। पाकिस्तान की जितनी रूलिंग क्लास है प्रवीण जी, आप देखें कि जरूरत पड़ता है तो पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएगी। उन्होंने वो जो पाकिस्तान बना 1950 में, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर पे वो सबसे फर्टाइल जमीन थी, सबसे हेल्दी लोग थे, सबसे अच्छा था। आज उन्होंने उसका सर्वनाश कर दिया, और उनका था कि हम भी डूबेंगे और आपको भी डुबाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले पश्चिम के देश कहते थे कि चलिए पाकिस्तान को हमने एक ऐसा कैंसर के रूप में इजाद किया है जो हिंदुस्तान को के साथ चिपक के हिंदुस्तान को खराब कर देगा। अंग्रेजों को भी बहुत अच्छा नहीं लगता था कि 1/4 या 1/5 लोग एशिया में आए और उनकी बहुत पुरानी सभ्यता हो, और वो जो है डेमोक्रेटिक भी हो, तो उनको पसंद नहीं था। एक नस्लवाद एक हकीकत है। तो उन्होंने पहले पाकिस्तान को कैंसर के रूप में इजाद किया। बाद में आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान वेस्ट के लिए भी एड्स की बीमारी से भी गंदा हो गया। अब जो है वो उससे थोड़ा दूर भाग रहे हैं। अब उनको चाइना इस्तेमाल कर रहा है। ये लोग तो करेंगे, लेकिन हमारा जो लड़ने का तरीका है वो सिर्फ भावनाओं से नहीं हो सकता है। उसमें जितने अच्छे किस्म की सोच और जितने अच्छे किस्म की एफर्ट की जरूरत है वो नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं है, हमारी तरफ से बहुत लड़ाई हुई। यही एकमात्र देश है पूरे एशिया में देखा जाए, और ये और कुछ कुछ छोटे मोटे देश जो बुद्धिस्ट देश हैं या जापान है, जिन लोगों ने इस्लाम के जरिए वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए, वो बच गए। तो हम बड़ी देश हैं, हमें एक अच्छे तरीके से इसको बिना मुसलमानों को नाराज किए, जो अच्छे मुसलमान हैं उनको अपने फोल्ड में लाना है। ये मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये लड़ाई होनी चाहिए इस्लामिक कट्टरवाद, इस्लाम के नाम पे बिचौलियापंथी, इस्लाम के नाम पे धोखाधड़ी, इस्लाम के नाम पे लूट हत्या गारद, इस्लामिक कट्टरवाद, इस्लामिक आतंकवाद को जड़ से समूल सर्वनाश करना होगा। और उसके बदले में जो गैर इस्लामिक के जो मेन स्ट्रीम भारतीय लोग हैं, मैं कहूंगा आप जो भी कहें, उन लोगों को अपने आपस में अपने चरित्र की भी शुद्धिकरण करनी होगी और अपनी सोच में भी उनको बदलाव लाना होगा। अगर वो नहीं लाते हैं तो पूरे देश को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है प्रवीण जी। सर, हम लोग पाकिस्तान को सबक नहीं अभी तक उस रूप में सिखा पाए हैं, क्योंकि अब उस
परिणाम ये हो गया है कि एक तो पाकिस्तान आतंकवाद को फैला रहा है और दूसरा भारत के ऊपर भी आरोप लगा रहा है कि भारत जो है वो हिंदू आतंकवाद को फैला रहा है। तो इस तरह का आरोप जो है वो आखिर पाकिस्तान जो लगा रहा है, तो आखिर पाकिस्तान को ये सह कहां से मिलता है? क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि अगर वो लड़ाई में भारत से जीत नहीं पाएगा तो आखिर ये सह कहां से मिलता है? देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, आपको पता होगा कि जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पे ड्रोन के जरिए आतंकवादी हमला अभी भी हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने सीज फायर का ये सामना किया है। देखिए, हमें उनको ठीक से समझना होगा कि पाकिस्तान जो है, मैंने कहा ना कि कैंसर की तरह पश्चिम ने ईजाद किया, एड्स की बीमारी की तरह वो बन गया है पूरे मानवता के लिए। आज चीन उसको शह दे रहा है। 2001 तक, जब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक नहीं हुआ था, अमेरिका उसको शह देता था। सोवियत यूनियन को हराने के लिए उसने अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलाया। तो ये जो बड़ी ताकतें हैं वो अपने नशे में हैं। अमेरिका को और यूरोप को उस वक्त नहीं लगा कि पाकिस्तान से उनको खतरा हो सकता है, इस्लामिक कट्टरवाद से उनको खतरा हो सकता है, तो वो उसको बढ़ाते रहे, ये तो इसी रीजन में रहेगा, खत्म हो जाएगा। अब चीन को लगता है कि उनको पाकिस्तानी कट्टरवाद से, इस्लामिक कट्टरवाद से खतरा नहीं होगा, उसके जरिए वो भारत का नुकसान कर देते हैं। और भारत के लोग जो है, मैं कहता हूँ कि कंफ्यूज्ड हैं कि इसको कैसे किया जाए। कुछ लोग एकदम सोशल मीडिया पे बात करते हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ में जाके उनको पॉलिटिकल फायदे की बात करते हैं। तो भारत में जो पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड और डिवीजन है, ये उसका बहुत बड़ा वजह है। और हम जानबूझकर हम जो है एक अच्छी मजबूत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हम लाना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत और किस्म के अपराध भी उनको पनपने देना है, क्योंकि उससे कुछ लोगों का फायदा होता है। और उसी दरवाजे से, चोर दरवाजा, उन्होंने कोई आदमी चोर दरवाजा कर रखा है अपने बड़े घर में 2-3, उससे आप सोचते हैं कि आप ही आएंगे जाएंगे और कुछ नहीं होगा, या आपके चहेते लोग आएंगे। लेकिन जब चोर दरवाजे की सुरक्षा ठीक से हो नहीं पा रही है, तो उसमें दूसरे लोग भी आ पाएंगे, आ जा पाएंगे। वो एक नहीं, आपने कई एक चोर दरवाजे कर रखे हैं। तो यही हाल हो रखा है कि उस चोर दरवाजे से आपके दुश्मन भी आके आपका घर का सामान लूट के लेके जाएंगे, आप अगर खुद लूट के अपने सामान लेके बाहर भागना चाहते हैं। तो वही हाल है कि एक फ्रेजाइल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें 30-30 साल, 40-40 साल तक जो है कोई फैसले नहीं हो पाते हैं। एक ऐसी पुलिस व्यवस्था जिसमें बहुत लोगों के ऊपर शक किया जाता है कि कुछ लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, कुछ जो है भ्रष्टाचारी हैं। वही हाल हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर का, वही हाल दूसरे ये का है। तो हमारी गवर्नेंस का ढांचा अगर मजबूत नहीं होगा, तो दुश्मन या ये सबवर्सिव फोर्सेस, दूसरे लोग तो उसका फायदा उठाएंगे। तो और पाकिस्तान के फितरत में है कि हर किस्म के झूठ बोलो, हर किस्म की बेहयाई करो, हर किस्म की बेशर्मी करो। तो वो बेहयाई बेशर्मी कर रहा है। मैंने पाकिस्तान, तो पाकिस्तान यहाँ की केंद्रीय मंत्री तक कहने लगे हिंदू आतंकवाद और क्या क्या, पाकिस्तान के हाँ में हाँ मिला के कह के उन लोगों ने बातचीत करना शुरू किया। और यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों की इतनी भद्द हो रही थी उस समय। लोग कहते थे कि देखो, ये देश अपने आप पे ही युद्ध करना चाहता है, इसकी जब मंत्री कह रहे हैं कि हम ही गलत हैं और दूसरे लोग सही है, तो क्या ये लोग लड़ाई करेंगे? तो देखिए, हमारे लड़ने का रिजॉल्व और स्ट्रेटेजी दोनों कमजोर थी और दोनों में बहुत सुधार की जरूरत है। सर, इसी से चूंकि जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या आपको लगता है कि इस्लामिक आतंकवाद का उत्तर जो है वो हिंदू चरमपंथी से दिया जा सकता है, या हम लोग दे पा रहे हैं? अभी तक जो स्थिति देखने को मिली है, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर ये लोग हिंदू आतंकवाद की बात भी करते हैं, हालांकि वो है नहीं, जो कि है नहीं, उसकी बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि इस्लामिक आतंकवाद का जवाब जो है हिंदू चरमपंथी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक तो हिंदू नस्ल में है ही नहीं वो आतंकवाद, वो सोच है ही नहीं जो उनका है, जो यूनाइट करती है। बहुत लोग चाहते हैं कि हम इस्लाम के ढांचे पे हिंदू को भी कर लें, क्योंकि हिंदू में बहुत विचारों की समागमता है। तो हम इसका जवाब राष्ट्रवाद से दे सकते हैं, हिंदू इससे नहीं दे सकते। और राष्ट्रवाद प्योर ईमानदारी वाला राष्ट्रवाद हो, ये नहीं कि सेक्युलरिज्म के नाम पे इसका इस्तेमाल कर लें, उसका इस्तेमाल कर लें। ये जो है ये असंभव है, क्योंकि अगर हिंदू चाहे भी तब भी उसके लिए आतंकवादी बनना असंभव है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच में नहीं है। दूसरी बात, आतंकवाद फैलाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। अफगानिस्तान को इन्होंने अपना बैकयार्ड बना रखा है। अफगानिस्तान से ड्रग का धंधा होता है, जिस 84% दुनिया का ड्रग जो है, ओपियम और नार्कोटिक्स, अफगानिस्तान में कल्टिवेट होते हैं, उतने कहीं नहीं होते हैं। और पाकिस्तान का ये आलम है कि पिछले 30, 40, 50 सालों में, चाहे वो दक्षिण अमेरिका हो, चाहे फार ईस्ट एशिया हो, चाहे स्पेन हो, चाहे अफ्रीका हो, उन्होंने बहुत इन्वेस्ट करके ये नेटवर्क बनाया है। और ये जो कन्वर्जन का और इसका जो काम करे, उसका मकसद यही है कि अपराधियों का एक हम नेटवर्क तैयार करें, रिलीजन के नाम पे उनको बरगला के रखे रहें, और इसके नाम पे कुछ लोग ये अपराध का इंडस्ट्री पैदा करें।
हिंदुओं के पास वो नेटवर्क नहीं है, हिंदुओं के पास वो सोच नहीं है, हिंदुओं की वो परवरिश नहीं है, वो कर ही नहीं सकते कि किसी की हत्या कर दो, क्योंकि ये तो कहते हैं कि देखिए बातचीत भी करो लेकिन उसके साथ युद्ध की तैयारी करो, उसको मार दो, उसके महिलाओं का अपहरण कर लो, उनका बलात्कार कर दो। ये हिंदुओं के हो सकता है 2%, 4%, 5% कुछ काउंटर रिएक्शन में कुछ लोग आ सकते हैं, लेकिन ये है नहीं। और उसका जवाब ये हरगिज नहीं हो सकता है, क्योंकि वो करने के बाद पाकिस्तान कौन सा खुश है? बिल्कुल दुखी है। यहां से जाने के बाद कहीं डेमोक्रेसी नहीं है। अगर मध्य एशिया में तेल नहीं होता, दक्षिण एशिया में, वेस्ट एशिया में, सॉरी, दक्षिणी, मध्य और वेस्ट एशिया में तेल नहीं होता तो वहां की स्थिति और खराब होती। और ये सारी गंदगी का केंद्र जो है पाकिस्तान के रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है, जिसको पहले अमेरिका ने शह दिया, अब चीन शह दे रहा है। तो ये लोग तो शुद्ध रूप से बिचौलिए है, मर्सनरी है, जो मजबूतों के इस पे कदमों पे झुकते हैं और जो उनको शरीफ लगता है उसकी हत्या करते हैं। तो इसका जवाब हिंदू चरमपंथी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू जो है छोटा मोटा छिटपुट घटना कर सकते हैं, और वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत एक बड़ी सभ्यता है, हमें एक सभ्यता के रूप में आना है, और इस्लाम को भी अपने आप में आत्मसात कर लेना है कि वो भारत की मिट्टी का, भारत की हवा का इसका हो जाए। और ये सिर्फ, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं, कि बातचीत से नहीं होगा। इसमें कड़ी से कड़ी सजा इस्लामिक चरमपंथियों को, आतंकवादियों को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आतंकवाद फैलाने वालों को मिलनी चाहिए, या अलगाववाद प्रीच करने वालों को भी मिलनी चाहिए, लेकिन ये सजा कानून के जरिए मिलनी चाहिए, एक मजबूत कानून व्यवस्था के जरिए। और ये उसका प्रत्युत्तर चरमपंथी होने का मतलब ये होगा कि आप उसको और उनको जस्टिफिकेशन देंगे कि हाँ ये तो सही है, और ये चूंकि उनकी नस्ल में है तो इसको मुश्किल करना, इस तरीके से लड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। प्रवीण जी सर, आप चूंकि बहुत जगह गए हुए हैं, क्या आपको लगता है कि, या कभी आपको ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है आपकी कि जो भारत या वैदिक परंपराओं का सम्मान करता हो या भारत की प्राचीन सभ्यता का भी सम्मान करता हो? ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हुई है क्या कहीं पर भी? ऐसे तो सबसे हुई है, लेकिन क्या आप मुसलमान लोगों में कह रहे हैं कि सारे लोगों में कह रहे हैं? नहीं, मुसलमान लोगों में। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि पैगंबर मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, जो सारे लोग कहते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूं, मानवता के टीचर थे वो। उनके 36वें वंशज थे, जो पैगंबर साहब की छोटी बेटी के वंश से पैदा हुए थे, 36वें वंशज थे, मौलाना थे वो, उनका नाम भी है। मैं जान इस, अब वो रहे नहीं, देहांत हो गया, लेकिन उनके बेटे, उनके बहुएं, उनके नाती पोते सब जानते थे। तो उनको जब भी अपने घर में मैं पूजा वगैरह होती थी सभी को बुलाते थे, तो आते थे और जो एकदम हाथ जोड़ के फूल भी चढ़ाते थे, और वो मुझसे कहते थे कि हमारे ये में तो पूर्व जन्म का ये नहीं होगा, लेकिन पिछले जन्म मेरा जरूर हुआ होगा, जिसमें मैं जो भी रहा हूं, आप मेरे बेटे रहे होंगे या आप मेरे ग्रैंडसन रहे होंगे। तो वही नहीं, इजिप्ट में, टर्की में, कई जगह जो एकदम वेस्ट एशिया तक में, अब मैं कहीं जाता था तो एक हमारे मित्र थे, सऊदी अरब के बड़े संपन्न मित्र थे, तो वो उनके सामने किसी ने बीफ लाने की कोशिश की, मैं सामने की टेबल बैठा, बोले नहीं नहीं नहीं, ये बैठे हुए इनके सामने बिल्कुल नहीं लाना है। तो इस सम्मान के रूप में, उनको पता था कि मैं ब्राह्मण हूं और हिंदू हूं और ये सब मुझे बहुत तकलीफ होगी, तो फौरन कहा कि ये तो हैं, लेकिन इनके सामने की टेबल पे भी बैठकर मैं बीफ नहीं खा सकता, क्योंकि ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे मेहमान हैं और ये आए हुए हैं, तो मैं यहाँ नहीं खा सकता। और जब भी हमने देखा कि जब ये आप देखिए कि कुछ दिनों पहले अखबारों में तस्वीर आई है कि सऊदी अरब में लोग योगा कर रहे हैं दाढ़ी वाड़ी बढ़ाने के बाद। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक पॉलिटिकल इस्लाम को एक तरीके से इन्वेंट किया गया और उसको खराब किया अंग्रेजों ने, और अंग्रेज के जो पिछलग्गू थे, जो पिट्ठू थे, तो उन लोगों ने सारे जो चीजें थी, जो हिंदू सिंबल थे या वैदिक सिंबल थे या सनातन सिंबल थे, उसके खिलाफ जाना शुरू किया। एक तो उन्होंने पाकिस्तान वगैरह में ऐसा जहर फैलाया और फिर हिंदुस्तान में भी फैलाया। लेकिन हिंदुस्तान के बाहर, मैंने कहा इजिप्ट हो, चाहे टर्की हो या सऊदी अरेबिया भी हो, कुछ भी हो, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन उन मान्यताओं में भी रह के जहां उनको मौका मिलता है वो भारत की परंपराओं का सम्मान करते हैं और भारत की भावनाओं का सम्मान करते हैं। और जो हिंदू मित्र हैं, जो भारतीय मित्र हैं, जो ब्राह्मण मित्र हैं, जो ज्यादा कंजर्वेटिव मित्र हैं, उनकी भावनाओं का और ज्यादा वो सम्मान करते हैं। तो आखिर क्या वजह है सर कि भारत के अंदर के मुसलमानों में आखिर जहर कौन घोल? क्योंकि अभी देखिए कि कुछ दिनों पहले जब ये योगा डे को लेकर जब हो रहा था, तो सोशल मीडिया पर एक प्रकार से बहुत ज्यादा लोग ये थे कि आप अगर, चूंकि बहुत सारे मुस्लिम लोग योगा करने के बाद जो है, योग करने के बाद वो अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे, लेकिन उसी फोटो पे उसमें कमेंट कुछ लोग कर रहे हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग, कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, आपको अगर करना ही है तो आप नमाज पढ़ लीजिए, 5 वक्त का नमाज पढ़ लीजिए, वो योग से ज्यादा बेहतर है। तो यह कहां से, ये आखिर ये जहर कहां से घोला जा रहा है?
देखिए, पहले तो इस जहर के साथ ही हिंदुस्तान पे आक्रमण हुआ कि नालंदा के विश्वविद्यालय, तक्षशिला के विश्वविद्यालय, सारे विद्यालय, मंदिर लूटे गए महमूद गजनवी के टाइम से। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये लूटने का, हत्या करने का एक पुराना जस्टिफिकेशन था। तो इसकी तो पुरानी परंपरा इस देश में रही है। लेकिन धीरे धीरे आते आते 1857 तक ये परंपराएं, अब इतिहास के लोग ज़्यादा बताएंगे, लेकिन मैं इतिहास पढ़ने के साथ साथ थोड़ा, चूंकि मैं उसको अपने नज़र से एनालाइज भी करता हूँ, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि वो काफ़ी कम हो गया था, काफ़ी को एग्जिस्टेंस होना शुरू कहें या एक म्यूचुअल हार्मनी कहना शुरू करें, वो हो चुकी थी। लेकिन ये फिर जो है अंग्रेज के ज़माने में इसको दोबारा रिवाइव किया गया और दूसरे स्तर पे ले जाया गया। तो आज़ादी के बाद मान लीजिए कुछ लोग वहाँ चले गए, तो यहाँ भी तो देखा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद से जो है ये इस्लामिक कट्टरवाद को या चरमपंथ को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। लोग बताते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय 500 साल तक आगरा में किसी गाय की हत्या नहीं हुई थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास अंग्रेजों के से वहां पे गोवध होना शुरू हो गया था। अन्यथा 500 साल तक नहीं हुआ था, मुसलमान ये होने के बावजूद, मुसलमान डोमिनेशन के बावजूद। तो एक की कोएग्जिस्टेंस का तो आया, पहले तो था उसमें जहर, उसका जो भी कहें इस रूप से नहीं था, किसी और रूप से था। वो कोएग्जिस्ट करना शुरू किया, फिर अंग्रेज ने उसको बढ़ाया, चलिए वो चला गया पाकिस्तान, यहाँ पे भी दब के कुछ रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। फिर राजनीतिक कारणों से उनको प्रश्रय दिया गया। लेकिन जो हर एक चीज का, जैसे वायरस म्यूटेट होता है, वैसे इस्लामिक चरमपंथ या कोई चरमपंथ म्यूटेट होता है या कट्टरवाद। तो इसके दो वजह है कि पिछले कुछ सालों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जरिए जो है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी होता है। देखिए, ड्रग और टेररिज्म दोनों साथ साथ चलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और रेडिकलिज्म दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो नेटवर्क्स हैं, एक वो फ्लरिश करते रहे, उन लोगों के जरिए कुछ मौलाओं ने ये इस्लाम का स्वरूप प्रीच करना शुरू किया, और उन्होंने पाकिस्तान में तो देखिए आने वाले 50-100 साल तक वहां के लोगों को किसी गैर मुस्लिम के साथ या गैर पाकिस्तान के साथ एक ऑनेस्ट इंसान बनकर रहना मुश्किल है। हिंदुस्तान में भी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका क्रिएट कर दिया गया है, जो मुंह पे आके भले ही कुछ कहे, बीच बीच में कह देता है कि भाई हम 15% होके भी आपको खत्म कर देंगे, या 5 मिनट पुलिस नहीं रहे तो आप सारे हिंदुओं का मर्डर कर देंगे। लेकिन उनके भीतर तक ये जहर घुस चुका है कि हिंदुस्तान उनका देश नहीं है। उन्होंने किसी भी हिंदुस्तानी, मैंने हिंदू तो हिंदू, जो नेशनलिस्ट मुसलमान हैं उनकी भी हत्या कर देनी चाहिए, और वो लोग कर रहे हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा इतने सालों से चल रहा है उसका असर है, लेकिन उसकी जड़ में है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मैं क्षमा चाहूंगा ये कहने के लिए कि सारे लोग मुसलमान नहीं है, हमारे भ्रष्ट गैर मुसलमान लोग भी उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के हिस्सा है, जहां से इनको प्रश्रय मिलता है, जहां से ये लोग पनपते हैं, जहां से इनको ताकत मिलती है। तो मेरे ख्याल से यही वजह है कि ये लोग अपना ये गंदगी समाज में जहर फैलाने का काम किए जा रहे हैं। और जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं आप देखिए कि बहुत बड़ी मुसीबत है, तो एक दो जगह वो भले छू सकती हैं, उसके जड़ तक जाके खत्म नहीं कर पा रही हैं। सर, क्या आपको लगता है कि जो जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वो क्या पाकिस्तान के साथ हैं? और दूसरा सवाल इसी में एक और है कि क्या आप मानते हैं इसको कि अमेरिका और चीन जो है वो पाकिस्तान का लगातार सामरिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए लगातार इसका पाकिस्तान का इस्तेमाल करता आ रहा है? दो सवाल पूछे आपने, दोनों का मैं जवाब दूंगा। देखिए, सारे मुसलमान कंट्री पाकिस्तान के साथ नहीं है। आप देखें कि चीन ने खुद जो है, जैसे जिनजियांग में कितना वो अत्याचार कर रहा है मुसलमानों का, लेकिन सारे मुसलमान देश भी उस पर चुप हैं। पाकिस्तान तो खैर उनका पिट लगू है, वो तो चुप ही है। तो हमें मुसलमानों का अत्याचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और मुसलमान यहाँ सबसे सुखी हैं। ये ऐसा देश है कि मुसलमान सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी होके भी काफ़ी अधिक तादाद में है। लेकिन यही एक देश है कि जहाँ पे वो माइनॉरिटी होने के बावजूद भी बहुत सारे जगह वहाँ वो अपनी सो कॉल्ड मेजॉरिटी को भी दबा के रखे हुए हैं। शांति वहीं है जहाँ पे ये है। तो इसमें मुसलमानों का कोई दोष नहीं है इसमें, चूंकि उनकी परवरिश कहें, ये सोच कहें, रेडिकलिज्म कहें, उस वजह से है। और ऑर्गेनाइज क्राइम के जरिए, छुप के छद्म युद्ध के जरिए पाकिस्तान ने इनके साथ नेटवर्क बना लिया है। तो देखिए, तमाम देश जो सऊदी अरबिया तक पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता, कुछ ये नहीं करता, लेकिन अगर भारत बहुत सशक्त नहीं होगा और ये लोग ये प्रोपेगेंडा करने में कामयाब हो जाएंगे कि भारत जो है में मुसलमानों का अत्याचार हो रहा है, और वो जानते हैं कि वो प्रोपेगेंडा करने के बाद उनके कान पे वो झन्नाटेदार तमाचा नहीं लगेगा जो तमाचा चीन लगा सकता है, तो लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि आज जो है अधिकतर मुसलमान देश भारत के पक्ष में है, लेकिन सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। ये भी होना चाहिए कि आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि जो लोग आपके खिलाफ जाएं तो उनको लगे कि इसका खामियाजा इतना तेज होगा, इतना खतरनाक होगा कि
वो झेल नहीं सकते हैं। और भारत को और तथाकथित सो कॉल्ड हिंदू सोच क्या है, इस हिंदू सोच को रिकन्वर्ट करने की जरूरत है। और इसका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि हम सड़कों पे झगड़ा हो या मॉब लिंचिंग हो, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं पे भी रेडिकलिज्म हो इस्लाम के नाम पे, मैं सोचता हूं कि उसको वहीं खत्म करना चाहिए और उसका प्रत्युत्तर हिंदू रेडिकलिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मुसलमान देश जो है वो भारत के साथ अधिकतर आएंगे और भारत मजबूत होता है। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत से पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान जो इंग्लैंड में या यूरोप में रह रहे हैं, वो अपने आप को सनातन कहने लगे हैं और वो कहते हैं कि मैं तो मुसलमान के शरीर में हिंदू हूं। तो आप तारक फतेह वगैरह तो एक दो लोग हैं, लेकिन उनके अलावा 85 लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, जो हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं और वो कहीं मंदिर में चले जाए तो हाथ जोड़ते हैं। तो ये नहीं है कि नहीं भाई हमारे पूर्वज तो मुसलमान थे, बहुत से ये हैं जो ऐसी सोच रखने वाले हैं। तो भारत मजबूत होगा तो मैं सोचता हूं कि 90% पाकिस्तान के मुसलमान देखिए फौरन कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो जजिया बचाने के लिए कन्वर्ट हुए। और जो बाबर अकबर के पिता भी वो भी हिंदू ही थे, वो मुसलमान पैदा नहीं, मुसलमान तो इस्लाम तो हाल में आया है। तो ये तरीका यही होना चाहिए कि आप मजबूत बनिए, बेनेवोलेंट बनिए, अपने अशोका के वैल्यूज को कहिए या अपने चंद्रगुप्त मौर्य के वैल्यू को कहिए, कौटिल्य के वैल्यू को कहिए, राजा भरत के वैल्यूज को कहिए, उनको लेके आइए। मैं कहता हूं कि 90% से अधिक मुसलमान कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने इंडोनेशिया में अभी कुछ अफसरों को ये किया, उन्होंने इस्लाम की प्रार्थना पढ़ी लेकिन उसके बाद हिंदू प्रार्थना पढ़ी, सारे के सारे मुसलमान थे, हिंदू प्रार्थना भी पढ़े। तो ऐसी बात नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ में, वो सारे भारत के साथ आना चाहते हैं। भारत को सशक्त और मजबूत होने की जरूरत है। दूसरी बात आपने कही कि चीन और अमेरिका की, ये सही है कि 2001 तक अमेरिका पाकिस्तान को प्रश्रय देता रहा राजनीतिक कारणों की वजह से। आज भी शक किया जाता है कि अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा है जो उसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में पकड़े जाने के बावजूद पाकिस्तान को प्रश्रय दिया जा रहा है। तो उसका राजनीतिक कारण है। चीन का हमेशा से धोखाधड़ी, ट्रेचरी का एक एटीट्यूड रहा है और वो अब पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि हम दूसरों को दोष देने के बजाय हम में क्या कमी है, हमारे पास तो सबसे तेज दिमाग के लोग हैं, हम क्यों नहीं भारत में एक मजबूत प्रशासन और एक मजबूत गवर्नेंस और एक मजबूत सिक्योरिटी की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं। ये गलती मैं कहता हूं कि 99% हमारी है कि जितने बड़ी सभ्यता का धरोहर हमारे पास है, जितने तेज दिमाग के लोग हमारे पास हैं, जितनी अच्छी भावनाएं हमारे पास हैं, उसके साथ रखते हुए हमने एक मजबूत और सशक्त और क्या कहा जाए कि सक्षम सुरक्षा की नीति या सुरक्षा की क्षमता, मैं कहूंगा नीति से भी अधिक क्षमता नहीं बनाई है और इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। लेकिन आपकी बात जो है कि हाँ इन लोगों ने किया है, अपने फायदे के लिए किया है, ये तो सही है कि चीन और अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रश्रय दिया अपने फायदे के लिए। सर, तो इससे इस इस्लामिक आतंकवाद कहें या कट्टरपंथ कहें, तो इससे निपटने के लिए भारत को किस रूप में तैयार होने की जरूरत है और भारत को क्या किस रूप में और मजबूती लाने की अपने अंदर, खास करके देश के अंदर जरूरत है, जिससे कि भारत जो है इन लोगों से, खास करके जो कट्टरपंथी हैं या आतंकवादी है, इससे निपटने में कामयाब हो जाएगा। ये जो आपने विषय कहा, मैं सोचता हूँ कि बहुत सैकड़ों हजारों लोगों का ग्रुप रिसर्च करे और रिसर्च करने के बाद जो है पूरी इंसाइक्लोपीडिया भी लिख दे तो ये अपर्याप्त होगा। लेकिन 2-3 मिनट में मैं इस पर कुछ बातें जरूर कहना चाहूँगा। पहली बात तो देखिए, इस्लामिक कट्टरवाद को हमें समूल सर्वनाश करना है तो उसका जवाब जो है हिंदू चरमपंथी से बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमें एक नई लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी और ये वॉर जो है एक तो शॉर्ट टर्म में भी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में भी होना चाहिए और वायलेंस उसका छोटा सा कंपोनेंट होना चाहिए। क्योंकि 90% मुसलमान जिनसे मेरी बात होती है वो सब के सब मानते हैं कि हाँ वो हिंदू थे। कुछ उसमें 10% है जो आपकी आज़ादी का, फ्रीडम का, सबका दुरुपयोग करते हैं। तो एक तो हमें एक साइकोलॉजिकल नैरेटिव बनाना होगा। उपनिषद, अधिकतर मुसलमानों ने उपनिषद पढ़ा है, जो पढ़े लिखे देश के मुसलमान हैं उन लोगों ने उपनिषद पढ़ा है और ये दारा शिकोह ने उपनिषद लिखा है। तो एक हमें आइडियोलॉजिकल ये ग्राउंड बनाना पड़ेगा जिसमें वो जो इस्लाम का है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं सऊदी अरबिया आखिरी जगह थी जहां पे एक कोई प्रॉफिट आया, और वो आखिरी प्रॉफिट नहीं थे, आखिरी जगह थी जहां कोई प्रॉफिट आया, तो उससे पहले सब आ चुके हैं। तो बहुत से ऐसे इस्लामिक एक सोच के रूप में इसकी एक हमें लड़ाई कहें या जो भी कहें कि सोच को रीडिफाइन करना पड़ेगा कि नहीं ये बहुत पुरानी बहुत ये सोच है और उस सोच को लेके आए और बहुत से मुसलमान मानने को तैयार हैं। एक तो आइडियोलॉजिकल ये, दूसरा एक मजबूत, एफिशिएंट और स्विफ्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये नहीं कि आपने हिंदू को गाली दे दिया, फेसबुक पे भी कुछ कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया, कहीं पे भी कह दिया, संग गिरफ्तार करके 15 दिन के अंदर उनको इतनी सजा ऐसी हो वो याद रखें। तीसरा, पाकिस्तान नाम का जो कैंसर कहें या एड्स कहें जो भी है, उसके पाकिस्तानियों से नहीं, इस पाकिस्तान की सोच जो कहता है कि नहीं
इस्लाम के नाम पे लोगों को बरगला सकते हैं, हर किस्म का अपराध कर सकते हैं, हर किस्म का झूठ बोल सकते हैं, तो इसके हृदय में जाके छेद करके इसको खत्म करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जो हिंदू रेनासा जो कभी शायद हुआ नहीं, हिंदू को इस मामलूक कल्चर के तहत पे नहीं लाया जाए, उसके स्तर पे नहीं गिराया जाए, जो हमारे ओरिजिनल वैल्यूज हैं, जो राजा भरत के समय के वैल्यूज हैं, उस पे जाया जाए। मैं तो सोचता हूँ कि महाभारत के समय भी हमारे वैल्यूज काफी करप्ट हो चुके थे, जो अपने आप को भरतवंशी कहते थे। राजा भरत ने भुवायु को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। भुवायु उनके बायोलॉजिकल बच्चे नहीं थे। और हमारे देश में सेक्युलर हिस्टोरियन भी कहते हैं कि बहुत सालों तक जो है गणतंत्र रहा, हमारा इतिहास ही ठीक से लिखा नहीं गया है। तो इसको हम ठीक करें और ये पता चले कि भारत का अतीत कितना गौरवशाली रहा है, लेकिन उस पर शांत नहीं हो। वर्तमान डे टू डे चीजों में भी हम रिफॉर्म लाएं। तो इन 3-4 चीजों पे लड़ने की जरूरत है, और उसमें मिलिट्री भी कहें या सिक्योरिटी भी कहें, वो एक कंपोनेंट होना चाहिए कि कैसे हम मिनिमम एक्शन से इनको डेटर कर दें। उनके हृदय में भय पैदा होना चाहिए कि भारत की सेक्युलर हार्मोनियस जो भी ये कहें, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस्लामिक रेडिकलिज्म के लिए जगह हो। जितने इस्लामिक आतंकवादी हैं वो भारत में अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और उनके साथ सपोर्टर भी अपने आप को सेकुलर कहते हैं। सेकुलर शब्द का कितना अधिक अपमान है ये। और जो भी सेकुलर हैं या जो भी हों, जो भारत की मूल परंपराएं हैं, जो राजा भरत के परंपराएं हैं, जो इस्लाम और बहुत सारी चीजों से काफी पुरानी है, उनका तो सभी को सम्मान करना चाहिए और करना होगा। और जिसने उसका अपमान किया उनको सख्त सजा दीजिए। और ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, इस सबको पूरा करने के लिए एक मजबूत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो इम्पार्शियल हो, फेयर हो, क्रेडिबल हो, वो इस देश में आए। और एक मजबूत मिलिट्री सिक्योरिटी कैपेसिटी कि जो खतरे हमारे देश के बाहर भी फैल रहे हैं, उन खतरों को हम कैसे खत्म करें, वो भी आए। ये कहना बहुत आसान है, लाना बहुत मुश्किल है। और भारत तंत्र के कई हिस्सों में जो मैं चर्चा कर रहा हूं, तो चर्चा का मकसद यही है प्रवीण जी, लोगों को सेंसिटाइज करना। परफेक्ट सोल्यूशन हम नहीं लाएंगे, लेकिन सेंसिटाइज करके इस दिशा में कुछ कदम हम चलें। और जब चलेंगे तो निश्चित रूप से हम आएंगे, और ये आना जरूरी है। मैं आखिरी ये कहना चाहूंगा, क्योंकि एक मजबूत सेक्युलर हार्मोनियस प्लूरल भारत जो अपने मूलभूत राजा भरत के इराके सिद्धांतों के साथ अगर आता है, तो वो भारत सिर्फ दक्षिण एशिया के लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए वो ऐसा भारत एक ताकत का सोर्स बनेगा, एक आशा की किरण लाएगा, एक आशा की उम्मीद लाएगा। तो उस वजह से ये होना भी बहुत आवश्यक है कि हम इस्लामिक सोच को अपने आप में आत्मसात कर लें, अच्छी सोच को। जो कट्टरवाद है उसको जड़ से निकाल के दुनिया भर से उसको खत्म कर दें। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो भारत तंत्र के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे किसी और मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।